नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनवायरनमेंट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी टॉपिक के होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज। तो बायोडाइवर्सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को मेंटेन रखना या मेंटेनेंस उसकी करते रहना, ये बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू। तो बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। तो लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से भी हो रहा है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इसकी वजह से भी हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है, द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एनवायरनमेंट। तो किसी भी इन्वायरमेंट में आपको पता होगा अलग अलग तरीके की स्पीशीज होती हैं, तो वही जो रेंज होती है उसकी, ठीक है, वो जो रेंज है उसी को क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें कहा गया बायोडाइवर्सिटी मींस। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी का देखिए एक और तरीके से मतलब आपसे पूछा गया है। पहला दिया गया डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन, गलत है। डाइवर्स काइंड ऑफ एनिमल्स भी गलत है। देखिए यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही आएंगे और एक पर्टिकुलर एरिया में आएंगे। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें फोर्थ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द मेन रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटीज। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी जो धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रही है उसके पीछे मेन रीजन क्या है। तो जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी जहाँ रहता है, जैसे मान लीजिए लेपर्ड है, ठीक है, तो लेपर्ड जिस जगह पे रहता है उस जगह को अगर आप डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उसी को कहेंगे उसका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। तो यही मेन रीजन है बायोडाइवर्सिटी के रिड्यूस होने का, डिक्रीज होने का। नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्स डिक्लाइन इन बायो। वही देखिए सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट फिर से हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायोडाइवर्सिटी हैज मेजर या मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम। तो सबसे ज्यादा डेंजर बायोडाइवर्सिटी को किस चीज से है, तो ये नेचुरल हैबिटेट और वेजिटेशन के डिस्ट्रक्शन से है। सेम क्वेश्चन ही है एक तरीके के। नेक्स्ट पे आते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 मई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 22 मई को मनाया जाता है। अच्छा 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, तो 22 22 और यहाँ पर भी 22 है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांगली थ्रेटन्स बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा थ्रेट किस चीज से है, वो मेनली यहाँ पर पूछा गया आपसे। तो अभी आपको बताया था जो हैबिटेट है वो क्योंकि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड वेजिटेशन एंड झूम कल्टीवेशन, मेनली आपका सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं, द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। देखिए इंडिया में अगर आप हॉट स्पॉट देखेंगे तो 4 हॉट स्पॉट्स हैं इंडिया में। कौन कौन से हैं, तो वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न हिमालयाज है, एक सुंडा लैंड पड़ता है, ठीक है। सुंडा लैंड अगर आप देखेंगे तो ये सुंडा से हो जाएगा सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक आता है, ठीक है। और आखिरी जो है वो इंडो म्यांमार बॉर्डर है। क्या है, इंडो म्यांमार बॉर्डर है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 हॉट स्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है वेस्टर्न हिमालयाज एंड ईस्टर्न घाट, गलत है। वेस्टर्न हिमालयाज एंड सुंदरबन भी गलत है। ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th के बाद 11th क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ हॉट स्पॉट। इसमें से कौन सा हॉट स्पॉट है आपको बताना है, वेस्टर्न घाट्स हैं, बाकी कोई भी हॉट स्पॉट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज हॉट स्पॉट। तो इसमें हॉट स्पॉट कौन सा है, तो देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अगर आप देखेंगे तो इसी को हॉट स्पॉट में रखेंगे। और इसको कहते क्या है, तो हॉट स्पॉट के केस में इसको सुंडा लैंड कहते हैं, याद रखिएगा सुंडा लैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें सुंदरबन भी आता है और अंडमान निकोबार आइलैंड भी आता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में भी देखिए हॉट स्पॉट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा गया कौन सा हॉट स्पॉट होगा, तो ईस्टर्न हिमालयाज हॉट स्पॉट होंगे, बाकी कोई भी हॉट स्पॉट नहीं है।
नेक्स्ट पे आते हैं तो हॉट स्पॉट फाउंड इन इंडिया, कौन कौन से हॉट स्पॉट है यहाँ पर। तो देखिए ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट गलत बोला है, ईस्टर्न हिमालय सही है, आपका सी ऑप्शन फिर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है। तो देखिए हिमालयाज है, ठीक है, कौन से हिमालयाज है याद रखिएगा, ईस्टर्न हिमालयाज है, कौन से, ईस्टर्न हिमालय, विंध्यास नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, सुंदालैंड जो है वो यही है, या ये कह सकते हैं इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ही आता है। वेस्टर्न घाट्स भी है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, तो वही सेम चीज पूछी कि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कौन कौन सा है, ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टॉलेस्ट लिविंग नोन ट्री, अब आपको बताना है सबसे ऊंचा ट्री कौन सा है, ठीक है, सबसे ऊंचा ट्री अगर आप देखेंगे तो सेक्यूया जाइगेंटिया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। इस नाम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी इसका नाम एक और दे दिया जाता है, हाइपरायन भी दे दिया जाता है, हाइपर आयन, ठीक है, ये भी इसका नाम है, याद रखिए, दो नाम है इसके। स्पीशीज इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटिंक्ट, तो देखिए कोई भी स्पीशीज है वो खत्म हुई या एक्सटिंक्ट हुई कब डिक्लेयर करी जाती है, जब वो ना देखी गई हो 50 साल तक, मतलब 50 साल तक अगर कोई भी स्पीशीज ऐसी है जो नहीं देखी गई तो उसको क्या मान लिया जाता है, उसको एक्सटिंक्ट मान लिया जाता है, खत्म हुई मान लिया जाता है कि वो स्पीशीज खत्म हो चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, तो स्पीशीज का एक्सटिंक्शन, स्पीशीज अगर खत्म हो रही है तो उसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो देखिए ब्रॉड निच जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाकी लार्ज बॉडी साइज रिस्पॉन्सिबल है, नैरो निच भी रिस्पॉन्सिबल है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का अगर कमी है तो भी कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन अगर ब्रॉड निच है तो ब्रॉड निच का मतलब ये है कि वो बहुत सारी मतलब अपने एरिया में रह सकती है, कई बहुत सारे मतलब उसके कोई कंडीशंस हो सकती है जिसमें वो सरवाइव कर सकती है। नैरो निच उसी का उल्टा है, नैरो निच का मतलब यह है कि कुछ ही ऐसी कंडीशंस है जिसमें वो सरवाइव कर पाएगी, सारी कंडीशन में वो स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसलिए सही है। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डेटा बुक, अब देखिए रेड डेटा बुक जो है नाम से पता चल रहा है लाल, अब लाल का मतलब क्या है, इंडेंजर्ड, ठीक है, तो इंडेंजर्ड स्पीशीज को मेनली जो डिक्लेयर किया जाता है वो इसी रेड डेटा बुक में लिखा जाता है या कोट किया जाता है, तो ये IUCN डिक्लेयर करता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडेंजर्ड स्पीशीज आर लिस्टेड इन, तो रेड डेटा बुक में करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, रेड डेटा बुक इज कंसर्न विद, किससे कंसर्न है, तो फैक्ट्स अब ये गलत है, एंड ये सही है, आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। 23rd पे आते हैं, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब देखिए बताना क्या है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज में से कौन कौन सी है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बिल्कुल ठीक है, मस्क डियर भी है, रेड पांडा भी है और एशियाटिक वाइल्ड एस भी है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है यही स्पीशीज है जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बर्ड्स आर हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज, कौन सी बर्ड ऐसी है जो हाईली इंडेंजर्ड है, तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है। और डेजर्ट नेशनल पार्क जो है, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क में मेनली पाई जाती है, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क में पाई जाती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया द ऑथर ऑफ टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी जो ये किताब लिखी है उसके ऑथर कौन है, तो उसकी वंदना शिव है उसकी ऑथर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, देखिए इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन, देखिए नॉट कहा गया मतलब कौन सा इसमें रीजन नहीं है, बायोडाइवर्सिटी जो उत्तराखंड में धीरे धीरे करके कम हो रही है उसके पीछे रीजन क्या नहीं है, तो रोड का एक्सपेंशन हो रहा है इसकी वजह से खत्म हो रही है, बिल्कुल ठीक है, इम्यूनाइजेशन की वजह से खत्म हो रही है, सही है, एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन होता है तो भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है क्योंकि जंगल काटे जाते हैं। अब यहाँ पर कहा गया एफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि अगर एफॉरेस्टेशन हो रहा है तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो यहाँ पर इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन भी होता है और साथ ही साथ एक और चीज होती है, और क्या कि जो ह्यूमन लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं वहां पर स्टैब्लिश करी जाती है, वो स्टैब्लिश्ड रहती है, उसको हटाया नहीं जाता, मतलब ह्यूमन बींग्स को वहां से सेटल कहीं और नहीं कराया जाता है, तो ये कौन सी जगह होती है, तो इसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो 12 जो हैं जिसमें से 12 जो हैं वो वर्ल्ड ये कह सकते हैं वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है, यूनेस्को ने डिक्लेयर किए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कहा गया,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट ऑफ एन इन सीटू मेथड। अब इन सीटू क्या होता है कि जहां कोई चीज पाई जा रही हो वहीं पे उसका कंजर्वेशन हो रहा है, उसको इन सीटू कहते हैं। और एक्स सीटू का मतलब क्या होता है कि अगर वो चीज वहां पाई जा रही है तो वहां पर कंजर्वेशन अगर ना होके कहीं, मतलब इन सीटू का मतलब है वहीं कंजर्वेशन हो रहा है और एक्स सीटू का मतलब है दूसरी जगह कंजर्वेशन हो रहा है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में वही कंजर्वेशन होता है। ठीक है, और बोटानिकल गार्डन जो होता है वो एक्स सी टू में आएगा, क्योंकि कंजर्वेशन जहां पर है वो जगह नहीं है, उनकी नेचुरल हैबिटेट नहीं है। जैसे मान लीजिए बोटानिकल गार्डन में कुछ प्लांट्स लाए गए हिमालय से, कहाँ से लाए गए, हिमालय से लाए गए, और उसको लखनऊ भेज दिया गया, लखनऊ के बोटानिकल गार्डन में भेज दिया गया। तो मेन जो इसकी रहने की जगह थी वो क्या थी, हिमालय थी, लेकिन भेजा कहाँ गया, लखनऊ में। और ये क्या है, बोटेनिकल गार्डन है यहाँ पर, तो ये क्या कहेंगे, एक्स सीटू मेथड है, इन सीटू मेथड ये नहीं है। इन सीटू मेथड तब होता है जब इसको हिमालय में ही जाके हम लोग कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेशनल पार्क भी होता है इन सीटू में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इन सीटू में ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉमनली यूज इन क्रायो बैंक। अब देखिए क्रायो बैंक में जो गैस यूज करते हैं वो कौन सी होती है, तो क्रायो मतलब ठंडा, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्स कंजर्वेशन होता है उसमें चीजों को ठंडा रखने के लिए क्रायो बैंक इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्रायो बैंक में चीजें ठंडी रखी जाती हैं, जो भी प्लांट्स एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है वो ठंडे में किया जाता है, तो इसके लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, मेनली लिक्विड नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट पे आते हैं द मैक्सिमम डाइवर्सिटी। देखिए मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाएगी। कहाँ पर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अच्छा, इंडिया में अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, तो साइलेंट वैली में पाई जाती है। कहाँ पर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। ठीक है, और ये कहाँ पर है, केरला में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम प्लांट बायोमास। सबसे ज्यादा प्लांट बायोमास किसके पास होगा, तो देखिए सिंपल चीज है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास होगा, सिंपल चीज, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी चेंजेस, अब देखिए जब आप इक्वेटर की तरफ आएंगे, जैसे पोल से, ठीक है, पोल पे बायोडाइवर्सिटी कम होती है लेकिन इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है, तो जब भी आप पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर, ये सही होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें देखिए वही क्वेश्चन आया जो हमने आपसे बताया था अभी, द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भारत में कहाँ मिलती है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में मिलती है, और ये कहाँ पर है, केरला में है, याद रखिएगा केरला में है। 34th क्वेश्चन भी देखिए वही है, साइलेंट वैली पूछा गया कहाँ पर है, तो केरला में है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिलेटेड टू साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट से कौन रिलेटेड है, केरला रिलेटेड है। सिंपल चीज है, जब भी साइलेंट वैली आपको दिखाई पड़े तो आप सीधे बिना देखे क्या कर देंगे, केरला आंसर टिक कर देंगे। अब वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क में है। ठीक है, और ये भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन के तहत जो इसमें रामसर साइट दी गई है वो कौन सी है, आपको यहाँ पर बताना है। तो सुंदरबन डेल्टा भी है और भोज वेटलैंड भी है, तो यहाँ पर सी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये किसके लिए है मेनली रामसर कन्वेंशन, तो ये वेटलैंड के लिए होता है। किसके लिए होता है, वेटलैंड के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, द रामसर कन्वेंशन वाज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, तो किसके कंजर्वेशन से ये एसोसिएटेड है, तो वेटलैंड की कंजर्वेशन से ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे पूछा गया है कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है, याद रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वेटलैंड, तो देखिए सबसे बड़ा भारत में पूछा गया है किस स्टेट के पास सबसे बड़ा इनलैंड सेलाइन वेटलैंड है, तो यह है गुजरात के पास। ठीक है, और वो कौन सा है, वो है गुजरात के पास नहीं, राजस्थान के पास, गुजरात नहीं राजस्थान के पास है, और कौन सा है, वो है सांभर लेक। कौन सी है, सांभर लेक है, याद रखिएगा सांभर लेक कहाँ पर है, राजस्थान में है। नेक्स्ट पे आते हैं, 41 में कहा गया बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ, तो किसका कंजर्वेशन होता है बायोस्फीयर रिजर्व में, ये होता है ग्रासलैंड का नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का नहीं, एटमॉस्फेरिक बैलेंस का नहीं, जेनेटिक वेरिएशन का होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो देखिए कार्टेजिना जो है प्रोटोकॉल ये किससे रिलेटेड है, तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल अगर देखें तो कहाँ पर हुई थी, मॉन्ट्रियल में हुई थी।
ठीक है, मॉन्ट्रियल में हुई थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जगह है और एक इससे रिलेटेड है, तो बायो सेफ्टी एग्रीमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं 43rd क्वेश्चन को देखेंगे। 43rd क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अब देखिए कोरल्स आपको पता होगा, कोरल रीफ्स होते हैं, जैसे भारत में भी अगर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं और भी बहुत सारी जगह है। ग्रेट बैरियर रीफ अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कोरल ब्लीचिंग जो हो रही है वो क्या है? तो देखिए होता क्या है कि जो कोरल रीफ्स होती हैं, ठीक है, वो अपने पास में एक एल्गे चिपकाए होती हैं। ठीक है, एक मतलब ये कह सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गे के साथ में, और उस एल्गे का नाम है ज़ूज़ैंथल। ठीक है, ज़ूज़ैंथल उसका नाम है, XANTHELE। और ये ज़ूज़ैंथल क्या करती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है किसके साथ में? इसी कोरल के साथ में। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है कोरल को। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है वाटर का, तो ये यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब कोरल को ये छोड़ देते हैं, एल्गे कोरल को छोड़ देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरल रीफ्स डैमेज होने लग जाती हैं, कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग होने लग जाती है। ब्लीचिंग का मतलब ये है, कोरल को अगर आप देखेंगे तो इनका कलर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर कलर की होती हैं, तो जब ये ज़ूज़ैंथल उनको छोड़ देती हैं तो इनकी ब्लीचिंग मतलब ये कलर लेस हो जाती हैं। ठीक है, इसी को कोरल ब्लीचिंग कहा गया है। तो ये कब होगा? तो राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर से होगा, और मेनली ग्लोबल वार्मिंग से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग क्यों होती है, किस वजह से होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग से होती है, अभी हमने आपको बताया था। द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब देखिए जो हिमालय की रेंज है वहाँ बहुत ज़्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी पाई जाती है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमेना। तो इस फिनोमेना के पीछे रीजन क्या है, ये मेनली आपको यहाँ पर बताना है। तो रीजन ये है कि यहाँ पर अलग अलग बायोजोग्राफिकल जोन्स पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर एक कन्फ्लुएंस है, कह सकते हैं बहुत सारे बायोजोग्राफिकल जोन्स यहाँ पर आके मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, मेनली अगर आप देखेंगे तो भारत में टोटल अगर आप देखेंगे तो 10 बायोजोग्राफिकल जोन्स हैं तो इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 46 क्वेश्चन कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है? देखिए बायोडाइवर्सिटी कैसे इंक्रीज होगी? प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की बढ़ेगी तो इंक्रीज होगी, ठीक है, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस होगा तो भी बढ़ेगी। एज ऑफ इकोसिस्टम की बात करी गई है। ठीक है, तो इसके बाद ये कहा गया है लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल, ये आपका गलत है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स अगर कम होंगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ नहीं सकती है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने का। ये क्या है, देखिए जितना ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड यूज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है उसको सबसे पहली बार किसने यूज किया था? तो वॉल्टर जी रोजन ने यूज किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आएंगे 48th में, द डीकेड 2011 टू 2022। 2011 टू 20 मतलब ये 2020 पूछा गया है, इसको क्या कहा गया? तो इसको बायोडाइवर्सिटी डीकेड कहा गया था। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन। अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो भारत में पास हुआ था, कब पास हुआ था? तो दिसंबर 2002 में पास हुआ था। याद रखिएगा, दिसंबर 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास हुआ था। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नेशनल एनबीए है, एनबीए का मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी? तो ये इस्टेब्लिश की गई थी 2003 में, और कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी? चेन्नई में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51 पे आते हैं। 51 में कहा गया सी बकथॉर्न हैज अ ह्यूज ग्लोबल मार्केट पोटेंशियल। तो सी बकथॉर्न की यहाँ बात करी गई है, द बेरीज ऑफ दिस प्लांट आर रिच इन विटामिन। और इसकी जो बेरीज होती हैं, सी बकथॉर्न की जो बेरीज होती हैं उसमें विटामिन और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जंगेज खान वो अपने ट्रूप्स को देता था जिससे उनका स्टेमिना इंप्रूव हो जाए, और जो रशिया के जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, कॉस्मोनॉट होते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं? जिससे उनको रेडिएशन ना मिल पाए, मतलब जो रेडिएशन ऊपर जाके मिलती हैं, मतलब ये कह सकते हैं जो बहुत सारी गामा रेज होती हैं, वो उनको ज़्यादा बॉडी पे इफेक्ट ना डाल सकें, इसलिए इसको यूज़ किया था। ये कहाँ मिलती है? तो ये लद्दाख में मिलती है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें
सही है। 52nd क्वेश्चन पे आएंगे। 52nd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 52nd में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज बीन रिपोर्टेड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर वल्चर डेथ। अब वल्चर की डेथ के लिए सबसे ज्यादा जो ड्रग रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है पूछा गया है, तो ये है डिक्लोफेनिक सोडियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द लॉस ऑफ वल्चर। तो वल्चर का लॉस मेनली किस वजह से हो रहा है, तो पेन किलर जो दी जा रही है कैटल को, यही पेन किलर कौन सी है, तो डिक्लोफेनिक सोडियम है, यही दी जा रही है। जब ये कैटल मर जाते हैं, इनको कहीं जमीन में रख दिया जाता है तो वल्चर आके उस पर फीड करती है, और वल्चर जब उसको खाती है तो उसको किडनी उसकी जो होती है फेल हो जाती है। इसीलिए वल्चर जो भारत में धीरे धीरे उसकी डेथ हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है। 54th में कहा गया वल्चर विच यूज टू बी वेरी कॉमन इन इंडिया कंट्री साइड हैज बीन रेयरली सीन नाउ, ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्रग यूज्ड बाय कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज्ड कैटल, और कौन सी ड्रग है, डीएस है, डीएस का मतलब डिक्लोफेनिक सोडियम है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 55 है। 55th में कहा गया द ट्री स्पीशीज इन मॉरिशस फेल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ अ फ्रूट ईटिंग बर्ड। देखिए मॉरिशस में क्या था कि एक ट्री जो थी वो पूरी खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि एक फ्रूट ईटिंग बर्ड जो थी वो मर गई थी। अब उस फ्रूट ईटिंग बर्ड का आपको नाम बताना है, उस फ्रूट ईटिंग बर्ड का क्या नाम था, उस फ्रूट ईटिंग बर्ड का नाम था डोडो। ठीक है, तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं प्लांट्स के लिए एनिमल्स का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंसेक्ट्स का, बर्ड्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, इंडियन वाइल्ड लाइफ के कंटेक्स्ट में फ्लाइंग फॉक्स क्या है, तो फ्लाइंग फॉक्स एक बैट है, चमगादड़ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है। 57th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द मरीन एनिमल कॉल्ड डुगोंग। तो यहाँ डुगोंग की बात करी गई है, विच इज अ वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन इज एन, तो ये क्या है, तो ये एक मैमल है, मछली की तरह आपको देखने को मिलेगा, और ये है क्या, लेकिन ये एक मैमल है। ठीक है, जैसे वेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 58th क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो हम आपको सारे स्टेटमेंट्स नहीं दिखाएंगे, केवल मेन स्टेटमेंट दिखाएंगे जो करेक्ट है, और वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। और वो क्या कह रहा है, बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स डील्स विद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, कि जो जीएम ऑर्गेनिज्म है उससे डील करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 59th है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंट द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। तो कार्टेजिना का जो प्रोटोकॉल हुआ था बायोसेफ्टी पे, वो कौन सी मिनिस्ट्री उसको इंप्लीमेंट करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सिंपल सी बात है, MOEFCC मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इसको मतलब देखती है या इम्प्लीमेंट करती है। अब इसमें एक और नया टर्म ऐड कर दिया गया, क्लाइमेट चेंज भी ऐड कर दिया गया है इस मिनिस्ट्री में, एक और टर्म। नेक्स्ट पे आते हैं, सैंडी एंड सेलाइन एरिया in the natural habitat of Indian animal species. The animal has no predator in that area, but its existence is threatened due to the destruction of its habitat. तो उसका habitat खत्म करने से वो जो जिसकी जिस एनिमल की बात हो रही है उसका धीरे धीरे करके एक्सटिंक्शन खत्म हो रहा है। ठीक है, वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। आपको बताना है कौन सी एनिमल की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये इंडियन वाइल्ड एस की बात हो रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, पहला देखेंगे इंडियन वाइल्ड बफेलो, ये इंडेंजर्ड स्पीशी में आता है। इसके बाद वाइल्ड एस अगर आप देखेंगे तो नियर थ्रेटेंड पे है, मतलब ये खत्म होने ही वाला है, तो ये नियर थ्रेटेंड पे है, याद रखिएगा। इसके बाद इंडियन वाइल्ड बोर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इंडियन वाइल्ड बोर और इंडियन गैजल जो है दोनों दोनों क्या है, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, मतलब ये अभी खत्म नहीं होने वाले हैं, तो इस पे ज्यादा अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, द 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप की बात करी गई। 10th कॉप जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, वो कहाँ पर हुआ था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 10th कॉप कहाँ पर हुआ था, तो नगोया में हुआ था, जापान की एक जगह है नगोया, वहां पर हुआ था। टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन विद इट्स सोर्स इन झारखंड, ठीक है, एंड अनदर विद इट्स सोर्स इन ओडिशा, merge at a place only a short distance from the coast, from the Bay of Bengal, flowing into the sea. There is an important site of wildlife and biodiversity and protected area. यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किस साइट की यहाँ पर बात हो रही है, तो बात हो रही है भितरकनिका की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये कहाँ पर है, मेनली उड़ीसा में है। ठीक है, भितरकनिका नेशनल पार्क भी है, और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, सॉल्ट वाटर जो क्रैब है उसका ये ब्रीडिंग पॉइंट भी है, किसका, सॉल्ट वाटर
क्रैब का, केकड़े जो होते हैं उनका ये ब्रीडिंग प्लेस भी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। 63 है, India is party to the Ramsar Convention and has declared many areas as Ramsar site. Which of the following statement best describes as to how we should maintain these sites in context of this convention? तो रामसर जो साइट है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, ये मेनली आपसे पूछा गया है, तो इसका सीधे आंसर बताते हैं। तो देखिए उसका आंसर ये है, कंजर्व ऑल दी साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलाउ देयर साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए सही है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। अब देखिए कोई भी ऐसा वेटलैंड है जिसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत लाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहाँ का इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है, और जिसकी वजह से जो वेटलैंड है उसमें इंटरफेरेंस आ रहा है, वेटलैंड खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर इन दी वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब ह्यूमन का इंटरफेरेंस वहाँ ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वेटलैंड पे दिक्कतें आ रही हैं। ये इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी वेटलैंड को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में लाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है। 65th क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया एज अ इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के रूप में अगर देखें, वेटलैंड्स आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वेटलैंड किसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो अगर देखा जाए तो न्यूट्रिएंट रिकवरी के लिए यूजफुल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। रिलीजिंग हैवी मेटल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, ये भी ठीक है कि बहुत सारे जो हैवी मेटल्स होते हैं उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रिड्यूसिंग सिल्टेशन ऑफ रिवर्स बाय रिटेनिंग, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सारे फायदे हैं वेटलैंड के, याद रखिएगा। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमम इन विच ऑफ द इन्वायरमेंट, तो किस इन्वायरमेंट में बायोमास मिनिमम होता है, तो ये होता है डीप सी में। ठीक है, बायोमास का प्रोडक्शन डीप सी में मिनिमम होता है। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 67, देखिए क्या कह रहा है, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक तरीके से बेसिस है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, किन 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 तरीकों से, तो सॉइल फॉर्मेशन में, बिल्कुल ठीक। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, बिल्कुल ठीक है। वेस्ट रिसाइकिल करता है, बिल्कुल ठीक है। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप करता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों रिस्पॉन्सिबल है इसमें। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला सवाल देखेंगे, अगले सवाल में क्या कहा गया। ठीक है, हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो एनबीए की यहाँ पर बात करी गई है कि इंडियन एग्रीकल्चर को कैसे प्रिवेंट कर रही है। तो पहला कहा गया, एनबीए जो है वो चेक कर रही है बायोपायरेसी को, इंडिजीनियस जो भी वेराइटीज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज उनको प्रोटेक्ट कर रही है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया, एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरवाइजेस द साइंटिफिक, नहीं, एनबीए का ऐसा कोई काम नहीं है कि साइंटिफिक रिसर्च को सुपरवाइज करने का काम एनबीए का नहीं होता है। थर्ड में कहा गया, एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखिए आईपीआर जो है वो भी कहीं ना कहीं एनबीए ही देता है, रिलेटेड टू जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनबीए। तो एनबीए अगर अप्रूव करेगा तभी आईपीआर मिलेगा, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तभी मिलेंगी जेनेटिक या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेजेस द कल्टीवेशन ऑफ सी बकथॉर्न। अब देखिए सी बकथॉर्न की यहाँ पर फिर से बात करी गई है, भी आपको बताया था हमने। तो ये आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल करता है, सॉइल इरोजन को तो कंट्रोल करता ही करता है, डिजर्टिफिकेशन को तो ख़त्म करता ही करता है। ठीक है, बायोडीजल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इससे। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है, बिल्कुल सही है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो फर्स्ट और थर्ड जो है उसमें सही हो जाएगा। टिम्बर का कोई काम नहीं है इसमें, तो फर्स्ट और थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। 70 क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा गया, ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज। देखिए अगर बटरफ्लाई की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई तो क्या क्या हो सकता है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे जिनका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ठीक है। देयर कुड बी ड्रास्टिक फंगल इन्फेक्शन, से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इट कुड लीड टू फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज वास्प स्पाइडर, ये भी सही है, क्योंकि कई सारी ऐसी चिड़ियाएं होती हैं, स्पाइडर्स होते हैं, वास्प होते हैं, जो इनको खाते हैं। तो जब इनको बटरफ्लाई मिलेगी नहीं खाने को, तो इनकी भी तो स्पीशीज कम हो जाएगी, तो फर्स्ट और थर्ड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। डुगोंग की बात करी गई है, जो एक मैमल है, इंडिया में पाया जाता है, उससे रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर सही है। तो हर्बीवोरस होता है मरीन एनिमल, बिल्कुल ठीक है। इंडिया के सारे कोस्ट पे पाया जाता है, गलत है। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है शेड्यूल 1 में 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, भी आपका सही है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो इसमें सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट पे आते हैं, 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्निशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन एज हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो वेस्टर्न घाट हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडो बर्मा रीजन हो गया, इसको हॉटस्पॉट क्यों डिक्लेयर किया गया है? तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो स्पीशीज रिचनेस है, बिल्कुल ठीक है। वेजिटेशन डेंसिटी बिल्कुल गलत है। एंडेमिज्म है, ये बिल्कुल ठीक है। एथनो बोटानिकल इंपॉर्टेंस गलत है। थ्रेट परसेप्शन, तो थ्रेट परसेप्शन भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो है बिल्कुल सही है। एडेप्टेशन टू फ्लोरा एंड फौना, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया कंसर्निंग एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात करी गई है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये चीज आपसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो बर्ड इंटरनेशनल से रिलेटेड देखेंगे तो पहला स्टेप कहा गया ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल ठीक है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड है। द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये गलत है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट यहाँ से नहीं आया। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाइज द साइट रेफर टू एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायो, ये सही है आपका। ठीक है, तो 73 में फर्स्ट और थर्ड सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको यहाँ बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए पहला कहा गया जो UNREDD+ प्रोग्राम है उससे रिलेटेड क्या चीज़ सही है? तो ये एक प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का प्रोग्राम है, बिल्कुल ठीक है। रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, भी ठीक है। पॉवर्टी रिडक्शन है, भी सही। तो इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 75th क्वेश्चन पे आते हैं, कंसर्निंग द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की बात करी गई है, साइट्स की बात करी गई है, पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सही स्टेटमेंट याद रखिएगा, पूछा गया इसमें पहला कहा गया IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ UN एंड साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन, की गलत है। नेक्स्ट में कहा गया IUCN रन थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड, ये सही है। बेटर मैनेज नेचुरल, ये बिल्कुल ठीक है। साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन दी स्टेट्स that have joined it but this conviction does not take place the national laws, ये सही है आपका। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड जो है बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, 76 क्वेश्चन थोड़ा सा बेकार क्वेश्चन था, उसका कोई मतलब नहीं था पूछने का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लायन टेल्ड मैकेक फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट। तो लायन टेल्ड मैके जो है वो कहाँ पर पाया जाता है नेचुरल हैबिटेट में, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे लायन टेल्ड मैके की बात करी गई, एक तरीके का बंदर होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये मेनली आपसे यहाँ पर पूछा गया 77th क्वेश्चन में। तो ये तमिलनाडु में भी पाया जाता है, केरला में भी पाया जाता है, कर्नाटक में भी पाया जाता है। तो इसमें 1, 2, 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग ब्लैक नेक्ड क्रेन की बात करिए, चीता की बात करिए, फ्लाइंग स्क्वायरल की बात करिए, स्नो लेपर्ड की बात करिए। पूछा गया है भारत में कौन सा नेचुरली पाया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो भारत में ब्लैक नेक्ड क्रेन भी पाई जाती है, फ्लाइंग स्क्वायरल भी पाई जाती है, स्नो लेपर्ड भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? चीता नहीं पाया जाता है। अभी आपने सुना होगा कूनो नेशनल पार्क में कई सारे चीते मंगाए गए हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया ये देखिए कुछ आपको नाम दिए गए हैं, जैसे बैट, बियर्स, रॉडेंट्स की बात करी गई है और पूछा गया है जो हाइबरनेशन फिनोमेना है वो किस में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम आता है इसमें जाके सो जाते हैं। तो बैट्स में भी ऐसा होता है, बियर्स में भी होता है, रॉडेंट्स में भी होता है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही है। 80th क्वेश्चन में कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड्स एज कम्पेयर टू हायर लैटिट्यूड्स, बिल्कुल ठीक है। लोअर लैटिट्यूड्स में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, हायर लैटिट्यूड्स में बायोडाइवर्सिटी कम होगी। Along the mountain gradients biodiversity is normally greater in lower, देखिए वही सेम क्वेश्चन पार्ट कहा गया, तो दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे पहला दिया गया है कि सॉल्ट वाटर जो आपका है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार आइलैंड पे, बिल्कुल ठीक है। श्रू एंड तापिर जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, मालाबार रीजन के। दोनों सही ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया इन इंडिया रेड पांडा इज फाउंड नेचुरली इन वेस्टर्न घाट्स। तो देखिए क्या रेड पांडा नेचुरल वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है? तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इन इंडिया स्लो लोरिस लिव्स इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये आपका सही है। तो इसमें सेकंड सही है, फर्स्ट क्या है? गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, वेटलैंड इंटरनेशनल से रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला कहा गया इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय कंट्रीज विच आर सिग्नेटरीज ऑफ रामसर कन्वेंशन, बिल्कुल ठीक है।
पहला स्टेटमेंट सही है, इट वर्क्स ऑन द ग्राउंड लेवल टू डेवलप मोबिलाइज नॉलेज प्रैक्टिकल, ये गलत चीज़ है, इसका गलत कोई मतलब नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। कंसर्निंग द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर देखिए कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए वेटलैंड से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं, पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो पहला दिया गया, द कंट्रीज टुगेदर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, बिल्कुल ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कहा गया, इन इंडिया द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड लार्जर दैट ऑफ टोटल इज आइलैंड, ये गलत है, देखिए बेकार क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं, पहला ऑप्शन वैसे इसका सही था। इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड देख लेते हैं कौन सी बात कही गई, द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चरल, ठीक है। और दूसरे में कहा गया, बीटिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी हैज अ बीटिंग ऑन, मतलब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कौन कौन सी यहाँ पर बात कही गई है, कौन कौन सी है, तो 1 2 3 तीनों तीनों अगर आप देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, इसमें कहा गया थ्रेट पूछा गया बायोडाइवर्सिटी के लिए, थ्रेट इसमें से कौन सा है। तो थ्रेट अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट भी है, एलियन स्पीशीज आती है वो भी एक थ्रेट है, प्रमोशन ऑफ वेजिट ये गलत है, तो 1 2 3 इसमें सही हो जाएगा। 87th पे आते हैं, इसमें कहा गया कौन सा इसमें रीजन जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है भारत में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ईस्टर्न हिमालयाज हैं, आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हिमालयाज आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स, देखिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, क्या वो केवल ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, तो गलत है। इंडिया 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ईस्टर्न हिमालयाज ठीक है, वेस्टर्न ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो गया, तो दोनों ही गलत हैं, नाइदर 1 नाइदर 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें कहा गया द फॉलोइंग रीजन्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछा गया कौन सा इसमें है, तो ईस्टर्न हिमालय है, ठीक है, ईस्टर्न घाट गलत है, वेस्टर्न घाट है, सही है, थर्ड और फर्स्ट इसमें सही है, बाकी सब गलत है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा गया रेड डेटा बुक से रिलेटेड कुछ यहाँ पर बातें कही गई हैं, आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही है, ठीक है। पूछा क्या गया है, रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय IUCN कंटेन्स लिस्ट ऑफ, तो किसकी लिस्ट होती है रेड डेटा बुक में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज की होती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन अगर आप चाहें तो गलत कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड साइट्स की कोई लिस्ट नहीं होती है, एंडेमिक प्लांट्स एनिमल्स की भी कोई लिस्ट नहीं होती है, केवल किसकी लिस्ट होती है, थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज की लिस्ट होती है। तो इस तरीके से 90 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसको आप लोग ठीक से पढ़िएगा और अच्छे से रिवाइज करिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं, अगले वीडियो में एक और इन्वायरमेंट के लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।